पिछली क्लास में हमने देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और आप जानते हो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे आम जनता के द्वारा नहीं होता। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां भी नहीं दी जाएंगी, क्योंकि जैसा निर्वाचन होगा वैसे उसको शक्ति मिलेगी। भारतीय संविधान में बड़ी तार्किक बातें लिखी गई हैं। अब सवाल है, अगर ये राष्ट्रपति है तो दोस्तों देखो, राष्ट्रपति की भूमिका पर आ जाए, लेकिन राष्ट्रपति की भूमिका से पहले थोड़ा हम कंपैरिजन कर लें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर हम भूमिका कंपैरिजन कर लें। उसके बाद हम राष्ट्रपति की भूमिका पर आएंगे, क्योंकि एक तरफ देखो, या राष्ट्रपति देख लो। जब हम राष्ट्रपति की भूमिका की बात करते हैं, हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक बार भूमिका देख सकते हैं फिर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को कंपेयर कर लिया राज्यपाल के साथ, राष्ट्रपति को कंपेयर कर लिया उपराष्ट्रपति के साथ। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा दूर हो जाएगी। कैसे एक दूसरे से कंपेरिजन करें और कैसे राष्ट्रपति की भूमिका देखें। तो दोस्तों, संविधान में जब आप जाओगे तो दिखोगे कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिकीय शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, तमाम शक्तियां हैं। लेकिन हम थोड़ा सा, क्योंकि जो सीधे संविधान में लिखा गया है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन लिखने वाले मेंस के एग्जाम में तो आप जानते हो थोड़ा विचारधारा होनी चाहिए, वैचारिक होना चाहिए। तो पहला मुद्दा यही आता है, जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो क्या तो सवाल आता है कि जो राष्ट्रपति है वो संविधान का प्रधान है। यदि संविधान सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से देता है, इसलिए दोस्तों आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 ये बात कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ सरकार की समूची कार्यपालिकीय शक्तियां संघ सरकार की समूची कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसलिए दोस्तों राष्ट्रपति यानी अनुच्छेद 53, जब हम संविधान की बात करते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं अनुच्छेद, भाग या अनुसूची में कहा गया बात है, एक्ट नहीं है। सवाल है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में लिखा गया संघ सरकार की समूची कार्यपालिकीय शक्तियां, वैसे कार्यपालिकीय शक्तियों का बंटवारा तो नहीं किया गया है, और उसके साथ ये भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का कमांडर होगा, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, राष्ट्रपति की सुरक्षा हमेशा भारतीय सेना के लोग करते हैं, राज्यपाल की सुरक्षा पुलिस अधिकारी करता है, राष्ट्रपति की सुरक्षा सेना के अधिकारी करते हैं। तो समूची कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मंत्रिपरिषद में नहीं। तो जब संविधान की बात आप करोगे, देखो व्यवहार में तो आप कहोगे सर अगर संविधान की बात देखी जाए फिर तो द्रौपदी मुर्मू महोदय सबसे शक्तिशाली बन जाएंगी, इसलिए इसे संवैधानिक शक्ति कहते हैं। और एक बार ये लिख दिया गया तो दोस्तों फिर ये आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। केंद्रीय विश्वविद्यालय की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, सारे काम राष्ट्रपति के हाथ से होते हैं, सारा सिग्नेचर प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि हम संसदीय शासन पढ़ चुके हैं। तो सवाल ये है कि राष्ट्रपति के हाथ से सारा काम हो रहा है, तो दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति के लिए केवल संविधान देखोगे, व्यवहार भी देखोगे। इससे कई बार सिद्धांत और व्यवहार में फर्क हो जाता है। अगर हम सही मायने में अगर सिद्धांत देख लें फिर तो हमें लगेगा ओ माय गॉड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सारी अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार राष्ट्रपति की शक्तियों को ध्यान से देखने को, कई बार हम जब हम दिल्ली में आने वाले लोगों से बातचीत करते हैं तो आज भाई कोई कहता है कि हमें इस मंत्री महोदय से मिलना है, कोई कहता है इस मंत्री महोदय से मिलना है। बात ध्यान में रखने की है, आज तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इसने कहा कि मैं दिल्ली इसलिए आया हूँ कि राष्ट्रपति से मिलना चाहता हूँ। क्योंकि बात ध्यान में रखने की है कि राष्ट्रपति की शक्तियां केवल संविधान से देखोगे बात नहीं बनेगी। हकीकत का मामला है कि हमारे यहाँ शक्तियां मंत्रालयों में होती हैं और मंत्रालयों का मुखिया मंत्री है। शक्तियां मंत्रालय में है
और मंत्रालय का मुखिया कौन है? मंत्री है। इसलिए आप देखोगे शिक्षा मंत्रालय, यानी हमारे यहाँ तो अश्विनी कोई काम से किसके पास जाएगा? अश्विनी वैष्णव के पास जाएगा। कोई काम से जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान के पास जाएगा। प्रधानमंत्री अमित शाह के पास जाएगा। प्रधानमंत्री तो आप समझ सकते हैं बहुत से, जो प्रधानमंत्री तो पहुंच गया तो उसको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमारा संविधान बड़ा जबरदस्त है। और कई बार आप देखो दोस्तों, यानी हाथी के दांत दिखाने को और होते हैं, खाने को और होते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि संविधान में जो लिख दिया गया, लेकिन आप व्यवहार में भी देखोगे, व्यवहार क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों संसदीय शासन है। संसदीय शासन है, और संसदीय शासन का जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। संसदीय शासन का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। और हकीकत की बात है कि आप याद रखो दोस्तों, राष्ट्रपति के न तो किसी मंत्रालय का मुखिया है, न तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति हमारे मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, या फिर अगर प्रधानमंत्री ना हो तो उसने कह दिया भाई कोई और मंत्री कर लेगा। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, अब कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा, ये सब तो मंत्रिपरिषद निर्धारित करती है। इसलिए संसदीय शासन में राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो संवैधानिक है, और प्रधानमंत्री के पास जो शक्तियां हैं प्रशासनिक है। क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों को देखने के लिए फिर आपको आना पड़ेगा संविधान के अनुच्छेद 74 क्लॉज 1, यानी एक तरफ आर्टिकल 53 है, दूसरी तरफ आर्टिकल 74 क्लॉज 1 है। तो दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। और दोनों के एक साथ पढ़ने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये बात ध्यान रखने की है। इसीलिए अब सवाल है कि राष्ट्रपति, इसका मतलब क्या बिना सलाह के भी राष्ट्रपति काम कर सकता है? तो उत्तर है दोस्तों नहीं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना काम नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी आप ऐसे अवसर नहीं बता सकते कि जब राष्ट्रपति रहा हो मंत्रिपरिषद में रही हो। आपको बस एग्जाम्पल हम बता दें, हमारा संविधान ही कल्पना नहीं करता कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बिना काम करेगा। राज्यपाल के लिए संभव है, ये बहुत ध्यान देने की बात है बच्चों। राज्यपाल के लिए संभव है, क्योंकि राज्यपाल जानते हो राज्य में 356 लिखते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां मंत्रिपरिषद न हो और राष्ट्रपति काम कर रहा हो। इसका उदाहरण आपको बता दें, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, इंदिरा गांधी को उनके सुरक्षा गार्ड ने AK-47 से गोली मारी थी। आप समझ सकते हो दोस्तों, देसी तमंचा थोड़ी थी उसमें यूज हुआ था। और AK-47 से गोलियां कई राउंड मारी गई, 30-35 गोलियों को इकट्ठा मारी गई। तो वो तो आदमी 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। 10 सेकंड से ज्यादा आदमी जीवित नहीं रह सकता इस कंडीशन में। तो वो तो ऑन द स्पॉट डेड थी, मर गई थी। लेकिन हकीकत की बात है, अगर प्रधानमंत्री, आप जानते हो संसदीय शासन में मंत्रिपरिषद की बात अगर आपको याद होगी, प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी, इसका मतलब पूरा मंत्रिमंडल विघटित हो जाएगा। अब अगर मंत्रिमंडल विघटित हो जाएगा तो कौन किसको आदेश देगा? अब जरा सोच के देखो, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, मंत्रिमंडल नहीं रहा, उसी समय चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, कौन किसको आदेश देगा? इसीलिए कहा गया कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाएगी। ये अनाउंस ही नहीं किया गया। जब हम बताएंगे किसी को प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी तब तो अनाउंस किया गया। यानी प्रधानमंत्री को सरकार ने अनाउंस नहीं किया प्रधानमंत्री की हत्या। प्रधानमंत्री तो ऑन द स्पॉट
डरती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें ये रहना था भाई दूसरा प्रधानमंत्री कौन होगा। अब प्रणब मुखर्जी बाहर थे, राजीव गांधी, दिल्ली में कोई था नहीं, तो सबको राष्ट्रपति विदेश की यात्रा पे थे, उनको तत्काल बुलाया गया, सब लोग दिल्ली पहुंचे। और अब देखिए प्रधानमंत्री की हत्या हुई दोपहर 11 बजे, सुबह 11 बजे, और उनकी हत्या को अनाउंस किया गया शाम को 6 बजे। इस दौरान क्या हुआ, सब लोग मिल गए, और जब ये तय हो गया कि अब राजीव गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, उसी के 5 मिनट पहले पूरी शपथ ग्रहण की तैयारी कर ली गई। अब ये हो गया कि अब कांग्रेस संसदीय कार्य दल ने तय कर लिया कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री होंगे। और जब पूरा शपथ ग्रहण की तैयारी हो गई, बस उसके 5 मिनट पहले घोषित किया गया इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी अब नहीं रही, और तत्काल राजीव गांधी को शपथ दिला दी गई। तो ये तरीका होता है। इसका मतलब है राष्ट्रपति राष्ट्रपति इसलिए 74 और 53 को अलग अलग नहीं देखेंगे। अब दोनों को अलग अलग देखेंगे फिर तो मामला ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह हो न हो क्या जरूरी है। और ये विवाद उठा भी, तो उसमें तो उच्चतम न्यायालय ने राम जवाया केस, केहर सिंह वाद, इसमें उच्चतम न्यायालय का बाकायदा निर्णय है, तो कई बार ये विवाद फंसा। और खास तौर पर राम जवाया वाद, केहर सिंह वाद, ये दोनों वाद में न्यायपालिका ने ये कह दिया कि आर्टिकल 53 और 74 को एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो जहां संविधान की व्याख्या अटकेगी वहां तो न्यायपालिका ही आएगी। तो न्यायपालिका ने कह दिया कि आर्टिकल 53 और 74 एक दूसरे के पूरक है। और बात ध्यान देने की है, कि अगर ये एक दूसरे के पूरक है, अगर 53 और 74 एक दूसरे के पूरक है, इसका सीधा सा मतलब है कि बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति काम नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों अब देखो विवाद तो कई होते हैं, वो एकदम एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, वैसे मुद्दे उसमें तलाश लेते हैं। और ये तो पहला विवाद हो गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे यहाँ राष्ट्रपतियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उनके बारे में कहा दोनों हाथ से चिट्ठी लिखते थे। इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू दोनों राष्ट्रीय आंदोलन की देन थे। और हमारे यहाँ तो एक फिराक गोरखपुरी साहब थे, प्रोफेसर थे, और फिराक गोरखपुरी प्रोफेसर थे उर्दू के, इंग्लिश लिटरेचर के, कविताएं लिखते थे उर्दू में, क्या बिंदास व्यक्ति थे। तो फिराक गोरखपुरी से एक बार पूछा गया, फिराक साहब ये बताओ भारत में अंग्रेजी कितने लोग जानते हैं? तो फिराक गोरखपुरी का देखो भाई 2.5 लोग जानते हैं। फिराक साहब का 2.5 लोग मतलब उनका एक तो एक राजेंद्र प्रसाद जानते हैं, एक मैं जानता हूँ। अभी समझ सकते हैं राजेंद्र प्रसाद कितने बड़े विद्वान थे उससे। अगर एक प्रोफेसर ये बात कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद जानते हैं तो बहुत बड़ी बात थी। और प्रोफेसर साहब जानते ही थे, उसमें कोई दो राय नहीं थी। उनका एक राजेंद्र प्रसाद जानते हैं, मैं जानता हूँ, आधा आधा नेहरू जानते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने एक बड़ा विवाद उठा दिया, संविधान के विशेषज्ञ थे। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, भाई 74 में ऐसा थोड़ी लिखा गया कि राष्ट्रपति अनिवार्य तौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। यानी कई बार ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से न ले, और राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद की सलाह से काम नहीं करेगा तो राष्ट्रपति फिर अपनी इच्छा अनुसार काम करेगा। और राष्ट्रपति जब अपने इच्छा अनुसार अपने विवेक से काम करेगा तो भैया किस बात का संवैधानिक प्रधान? फिर तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियां जैसी हो गई। इसीलिए ये विवाद उत्पन्न हुआ, और स्वाभाविक तौर पर इस पर घमासान मचा। लेकिन बाद में न्यायपालिका ने कह दिया, क्योंकि अब दोस्तों अब ये नहीं कह सकते देखो कि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति शक्ति का केंद्र होगा। अरे प्रधानमंत्री कौन होता है? जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, चुनाव जीत कर आता है। अब राष्ट्रपति कौन है? जो विधायकों सांसदों द्वारा चुनाव जीत गया। लोकतंत्र में व्यवहारिक बातें तो उनके देखोगे दोस्तों। इसे केवल अनुच्छेद पढ़ के संविधान पढ़ लेना ये ठीक नहीं है। तो कई बार बच्चे अनुच्छेद पढ़ के पता नहीं क्या क्यास लगा देते हैं। और एक तो एक विदेशी विचारक थे दोस्तों, एलन ग्लैडहिल। ग्लैडहिल एक विदेशी विचारक थे, जो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भारत में तो राष्ट्रपति 6 महीने तक तानाशाह हो जाए और संविधान के किसी प्रावधान का ऐसा उल्लंघन नहीं होगा। अब देखो ये संविधान में ऐसी बातें हैं जो कहीं न कहीं केवल अनुच्छेद, देखो कानूनी तरीके से संविधान न समझो बच्चों, अरे पॉलिटिकल तरीके समझो। एलन ग्लैडहिल की बात मानी जाए कि भारत में तो संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति 6 महीने तक तानाशाह हो सकता है। तो आप पूछो कैसे? तो संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा के 2 सत्र के बीच का अंतराल 6 महीने का होगा।
इसका मतलब 6 महीने संसद आने की आवश्यकता नहीं। किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया सकता है 6 महीने तक, अध्यादेश जारी किया सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर लेगा, सेनाओं कमांडर होता ही है। इस बहाने तो कभी भी लोकसभा को विघटित कर दे और 6 महीने तक बिंदास शासन करे। लेकिन ये सब तर्क वही दे सकता है जो लोकतंत्र के मर्म को न जानता हो। बस इतनी बात बताए दोस्तों, हमारे यहाँ आप सोच लो, इंदिरा गांधी निर्वाचित थी और आपातकाल लगा दिया, जनता सड़कों पर उतर आई। अरे डेमोक्रेसी मसली पावर जनता के पास होती है। इसे हम संविधान अगर ऐसे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति तानाशाह हो जाएगा, अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर राष्ट्रपति तानाशाह हो जाएगा तो हमारे यहाँ तो जनाधार मुख्यमंत्री का है, प्रधानमंत्री का है। राष्ट्रपति का जनाधार थोड़ी होता है भाई। राष्ट्रपति कहने से जनता दौड़ेगी थोड़े, वो तो प्रधानमंत्री के ही पीछे होता है। हाँ, कई बार कभी राष्ट्रपति हो सकता है, जैसे मैं राजेंद्र प्रसाद की बात की, तो वो जब दिल्ली से रिटायर होके पटना जा रहे थे तो आसपास स्टेशन के आसपास, ट्रेन के आसपास लोग खड़े थे उनको देखने के लिए। और एक बार कलाम साहब जब राष्ट्रपति हुए थे तो युवाओं के मॉडल हो गए थे। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति का भी अपना आकर्षण होता है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन है? जो चुनाव जीता हुआ है। और ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको बर्खास्त कर देगा। तो ये चीजें कल्पना लोकी हैं, इसलिए ऐसे सवाल मुझे लगता है तार्किक है नहीं। और ऐसे सवाल यही देखता है जो अनुच्छेद को देखे। इसलिए दोस्तों, ये विवाद ही खत्म हो जाए, इसके लिए बल्कि इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन करवाया और इंदिरा गांधी ने इसमें यह लिखवा दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। उसमें शैल एक्ट का मतलब है अब राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। पहले था कि राष्ट्रपति से इस सलाह के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा है, अब लिख दिया कार्य करेगा। लूंगा भाई, अब विवाद मत खड़ा करो। कार्य करेगा मतलब है अब राष्ट्रपति के पास कोई विवेक नहीं है, वो कार्य करेगा ही। आप जानते हैं इस तरीके से विवाद उठते रहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप में कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करवा दिया और अब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। बल्कि बाद में 1977 में जनता पार्टी ने राष्ट्रपति को थोड़ा सा लिवरेज दे दिया, थोड़ा सा अधिकार दे दिया। जनता पार्टी ने कहा कि भाई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से एक बार किसी सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। ये बात जोड़ी गई 44वें संविधान संशोधन से। यानी 74 में 2 अमेंडमेंट हुआ, एक 24वां, एक 44वां। 24वें कहा गया कि वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और 44वें कहा गया एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह से पुनर्विचार नहीं, मंत्रिपरिषद एक बार सलाह देगा तो राष्ट्रपति कह देगा भाई एक बार फिर से विचार कर लो। और जब दोबारा मंत्रिपरिषद दे देगी तब तो राष्ट्रपति को उस पर कार्य करना होगा। ये बात कही गई, ये बात स्वीकार कर ली गई। अब ये है संसदीय शासन का बेसिक। तो इसका मतलब फिर संसदीय, राष्ट्रपति के मामले में संसदीय शासन पढ़ रहे हैं। लेकिन आप कहोगे सर इसके अलावा राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? इसका मतलब ये बात तो उलझ गई। आप कहोगे सर ये बात तो उलझ गई, और क्लैरिटी के साथ ही बात आप बताओ कि आखिर में फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? अभी तो ठीक है मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। इसका मतलब आप कह दोगे फिर तो इंदिरा गांधी ने सलाह दे दिया राष्ट्रपति को कि आपातकाल लगा दो, और फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। ऐसा भी राष्ट्रपति की सलाह मान लेना चाहिए? ये विवाद का विषय हो सकता है कि राष्ट्रपति क्या भूमिका निर्वाह करनी चाहिए और क्या निर्वाह करता है। एक बार हम पहले होलिस्टिकली पूरा पिक्चर बना ले, फिर एक एक पार्ट को देख लें। तो दोस्तों, जब आप कहोगे कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो पहले हम एक पूरी तस्वीर बना लें, फिर उसको पार्ट पार्ट करके देख लें। तो राष्ट्रपति की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो पहली बात यह है, एक बात तो तय हो गई कि राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक प्रधान की ही होगी। राष्ट्रपति की भूमिका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की ही होगी, ये बात तय होगी। लेकिन अब संवैधानिक प्रधान के दायरे में रहते हुए राष्ट्रपति की भूमिका कैसी होगी? संवैधानिक प्रधान के दायरे में रहते हुए राष्ट्रपति की भूमिका कैसी रहेगी? तो अब सवाल है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यपालिका, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को नियंत्रित और संतुलित करने की शक्ति रखता है।
चेक एंड बैलेंस ध्यान रखने की है दोस्तों। अच्छा, चेक करना बहुत जरूरी होता है। चेक और बिना चेक के बैलेंस हो नहीं पाएगा। जैसे कई बार क्या होता है, चेक करना जरूरी क्यों है? टीचर छात्र को चेक करता रहता है कि भाई हम तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को चेक करते हैं। पेरेंट्स बच्चों को चेक कैसे करते हैं? अचानक बच्चे कमरे में आ गए, उसको बताया नहीं, तो फिर देखा कि इसका मतलब देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में जवाबदेही कहीं ना कहीं हर पद अपने आप में जवाबदेह है। भाई बात अलग है कि राष्ट्रपति जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, संविधान के प्रति जवाबदेह है। भाई देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो स्वाभाविक रूप में लोकसभा के प्रति जवाबदेह, उसके माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह। जवाबदेही होनी चाहिए। मंत्री प्रधानमंत्री पर जवाबदेह है। तो वही संविधान, यानी आप बात ध्यान रखने की है दोस्तों, हमारे विधि का शासन है, विधि की सर्वोच्चता है, तो विधि से बड़ा कोई नहीं है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, वो नियंत्रित संतुलित करता है, चेक एंड बैलेंस। यानी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति केवल कठपुतली है, राष्ट्रपति केवल पपेट है। राष्ट्रपति नियंत्रित और संतुलित करने की क्षमता रखता है। राष्ट्रपति चेक एंड बैलेंस करने की क्षमता रखता है, नियंत्रित और संतुलित करने की क्षमता रखता है। किसको? स्वाभाविक तौर पर मंत्रिपरिषद को। तो आप कहोगे सर कैसे? बात ध्यान में रखने की है कि राष्ट्रपति काम प्रशासन चलाना नहीं है, प्रशासन पर वॉच रखना है। तो घर के दादा काम क्या होता है? हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे बड़े हुड़दंगी हो जाए, कई बार दादा को भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि दोस्तों, अगर बच्चे हुड़दंगी हो जाएंगे, दादा अब 70 साल का दादा है, अब तो दादा तो की शक्तियां थोड़ी नहीं, बच्चों को तो हुड़दंग पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। फिर भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को चेक एंड बैलेंस किया रहता है। कैसे? उसके बड़े सारे तरीके हैं। आप जानते हो राष्ट्रपति भविष्य को मैं एक करके आपको बताएंगे भी, लेकिन चेक एंड बैलेंस कैसे कर सकता है राष्ट्रपति? कैसे? और चेक एंड बैलेंस क्यों करेगा? संविधान की रक्षा के लिए। कैसे चेक एंड बैलेंस कर सकता है? वह मंत्रिपरिषद से मंत्रिपरिषद से किसी किसी राय पर या किसी सलाह पर पुनर्विचार की मांग कर सकता है। पुनर्विचार की मांग कर सकता है। तो आप जानते हो, जब हमारे यहाँ KR नारायण थे, राष्ट्रपति थे, अभी हुआ कि संघ सरकार ने कहा कि बिहार में 356 लगेगा, उनका फिर से विचार करो। और जब एक बार राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए या राय को पुनर्विचार के लिए भेजता है, अब यहाँ दोस्तों बता दें, वो ध्यान रखने की बात है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को भी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन वो होगा अनुच्छेद 111 में, ध्यान रखने की आवश्यकता है। और राष्ट्रपति किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वो होगा 74 में। दोनों भेज सकता है। और आप जानते हैं, जैसे ही सलाह के लिए भेजा तो उस पर मीडिया की चर्चा हो जाती है, राष्ट्रपति महोदय ने क्यों भेजा? भाई राष्ट्रपति दोस्तों तटस्थ और निष्पक्ष है। जो संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी, वही संविधान कोई विचारधारा तो है नहीं दोस्तों। जो कभी कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, कोई और पार्टी आएगी। ये हमें ध्यान में रखना है कि इस देश में सबसे बड़ा संविधान है। न धर्म है, न पार्टी है, न विचारधारा है, सब उसी संविधान के नीचे। संविधान हमारे लिए बाइबल है, गीता है, कुरान है, जो भी कह लो, धार्मिक व्यक्ति के संदर्भ में, लेकिन गीता कुरान बाइबल उसके नीचे है। अब ये नहीं कि धर्म संविधान टकरा जाए तो कहे नहीं हम तो धर्म को ही मानेंगे। तो मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा राष्ट्रपति कर सकता है। इस बहाने से वो कहीं न कहीं मंत्रिपरिषद पर एक निगरानी रखता है। और आपको ये भी याद दिला दें, जब बीजेपी सरकार नई नई आई तो उस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, और सरकार ने क्या किया, उत्तराखंड में 356 लगाने की घोषणा कर दी। और प्रणब मुखर्जी ने, उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने क्या हुआ कि उस पर साइन करना है, थोड़ा लेट कर दिया, साइन करने से कहा था लेट कर दिया, हस्ताक्षर नहीं किया, उससे बड़ा हंगामा मच गया। उनका लगता है प्रणब दा हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बाद में उन्होंने कर दिया। तो मोदी जी बाद में मिले प्रणब मुखर्जी से, कहा दादा हस्ताक्षर अच्छे से कर दिया करो, भारत रत्न मिल जाएगा, और हम तो आप सोच रहे हैं आपको भारत रत्न भी दे। तो
कई बार ऐसे पॉलिटिक्स हो जाती है। तो राष्ट्रपति के पास इतनी, और आजकल दोस्तों मीडिया के जमाने आप जानते हो, तो जनता, आप याद रखो दोस्तों, जनता ज्यादा पावरफुल होती है मीडिया के कारण। मीडिया का कारण क्या है सर? और इसलिए सरकार की आलोचना करना संविधान की आलोचना करना नहीं है। सरकार की आलोचना और संविधान की आलोचना में फर्क होना चाहिए बच्चों। सरकार की आलोचना लोकतंत्र का मर्म है भाई, और सत्ता में है तो ऐसा थोड़ी सर्वोच्च हो गया, जनता सर्वोच्च है। तो दूसरी बात है कैसे और क्या होगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा? वीटो का प्रयोग कर देगा। वीटो का मतलब है कि वो मंत्रिपरिषद के कार्यों को कहीं न कहीं असफल बना सकता है। सीधे ना कह देगा, सीधे मना कर देगा, तो राष्ट्रपति वीटो का ही प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर भी मामला बनता है, राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर देगा। और भी बताएंगे आपको, हम बताएंगे वीटो के प्रकार कितने हैं, आपको बता देंगे वीटो। लेकिन पहले एक बार हम पूरी पिक्चर बना लें राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। इसलिए दोस्तों, कई बार इंग्लैंड की जो महारानी है उनको हम नाम मात्र का प्रधान कहते हैं। बात ध्यान सुनने की है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान नहीं है, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। यानी हम उसको सब निर्वाचित होता है, संविधान से शक्तियां प्राप्त है, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, प्रिजर्विंग, प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये राष्ट्रपति के शपथ का तरीका है, प्रिजर्विंग, प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति यही तो शपथ लेता है। अब तीसरी बात है देखो, वीटो का प्रयोग कर देगा। यहाँ पे मंत्रिपरिषद से किसी सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा करेगा, वीटो का प्रयोग कर देगा। और ये भी बड़ी ध्यान देने की बात है, जब राष्ट्रपति कोई कार्य करेगा, जब राष्ट्रपति कोई कार्य करता है तो उसके अलावा फिर एक और मामला जाता है, राष्ट्रपति की भूमिका कहाँ भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रपति की भूमिका कहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है? अब देखोगे दोस्तों, राष्ट्रपति एक तरीके से विदेश यात्राएं भी करता है, जनसभाएं भी करता है, राष्ट्र को संबोधित भी करता है। और सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में, खासतौर पे आप देखो लोकतंत्र में जनमानस से देश चलता है। अरे दोस्तों, आम जनता ये संविधान विधि नहीं जानती। गांव में जाके पूछो किसी अभी इसे पढ़े लिखे बच्चे एक बार पॉलिटी पढ़ते हैं तो उनको लगता है यार क्या पढ़ रहे हैं। तो पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो आम जनता को क्या आर्टिकल पता है 73। अब किसी दादा जाके पूछो दादा आर्टिकल 53 क्या है, दादा कहेगा 53 रुपये बताओ, या 53 आर्टिकल क्या बता रहे हो। ये कई बार डिस्प्यूट का विषय बनता है, विवाद का विषय बन जाता है। अब सवाल ये है, अब अगर वीटो का प्रयोग हुआ, अब मान लीजिए वीटो का प्रयोग हुआ, मंत्रिपरिषद से किसी सलाह पर पुनर्विचार की बात आ गई, वीटो का प्रयोग हो गया। अब जरा देखो क्या मामला होता है, अब क्या मामला बन जाता है। अब इसमें राष्ट्रपति, आप याद रखो, कई बार ऐसा भाषण देता है उसके द्वारा जनता पे दबाव डाल देता है। आजकल आपने परंपरा देखी होगी, सारे विपक्षी दल के नेता राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। भैया राष्ट्रपति ने मंत्रालय का मुखिया, राष्ट्रपति निर्णय लेने वाला है, तो राष्ट्रपति से क्या मिलोगे। नेता बड़े होशियार होते हैं, इसके बाद इसके बहाने से वो जनता पर, जनता को मैसेज देना चाहते हैं। जनता क्या सोचेगी, भैया राष्ट्रपति के साथ के लोग मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये सच बात है, आज भी हमें याद है कि हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे हमें, तो जब 26 जनवरी में राष्ट्रपति का संदेश आता था तो बड़े ध्यान से बच्चों सुनवाते थे। अच्छा, हम हमारे यहाँ तो वैसे भी राष्ट्रपति पति का महत्व ज्यादा है, जो राष्ट्र का ही पति हो जाए उसका महत्व ज्यादा होगा ही होगा। अब ये संविधान की बारीकी आम जनता नहीं समझ सकती। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद तो सबसे बड़ा राष्ट्रपति ही है। इसे राष्ट्रपति कैसे अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, उसके और भी एग्जाम्पल है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो मीडिया के द्वारा जनमानस को प्रभावित कर सकता है। और आप याद रखो, जनता की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, पब्लिक एक राय बना सकता है। और लोकतांत्रिक सरकार अगर किसी चीज से डरती है तो जनता की इच्छा से, जनता की राय से, अगर उसके खिलाफ राय बननी शुरू हो गई तो चुनाव में हार जाएगी। और राष्ट्रपति अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है राष्ट्रपति कोई पार्टी का व्यक्ति तो है नहीं, राष्ट्रपति तटस्थ और निष्पक्ष है, संवैधानिक प्रधान है, वो बोल रहा है तो जनता सोचेगी यार कोई गड़बड़ है क्या। तो राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक प्रधान की है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद को नियंत्रित और संतुलित करता है। और इतना ही नहीं, संवैधानिक रूप में प्रधानमंत्री के पद के रूप में उस शक्ति को बहुत बेहतर तरीके
तरीके से हस्तांतरित करता रहता है, क्योंकि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल तो पक्का होता नहीं, तो समय समय पर जब एक प्रधानमंत्री से दूसरा प्रधानमंत्री आता है तो इसके भी नियुक्त राष्ट्रपति करता है। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति भूमिका कितना निर्वाह करेगा ये डिपेंड करता है कि पार्टी सिस्टम कैसा है। अब आज की डेट में देखो दोस्तों, राष्ट्रपति भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाएगा। इसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका तय होती है उसका व्यक्तित्व कैसा है, पार्टी सिस्टम कैसा है, प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है, ये कुल मिला के तय होगा कि राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। यानी जरा सोच के देखो, आज के डेट में जब प्रधानमंत्री इतना पावरफुल है तब राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री कमजोर है, मनमोहन सिंह जैसा है, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री। अरे दोस्तों, जो अपने लिए एक लोकसभा सीट न जीत पाए वो कौन सा प्रधानमंत्री, और जो 300 लोकसभा सीट अपने दम पे जिता दे वही प्रधानमंत्री। जब तक बल्ला चल रहा है तभी तक ठाक है। और जो हमने फिर कहा कि जो राष्ट्रपति एक सीट न जितवा पाए वो तो प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति तो है। मनमोहन सिंह अपनी सीट नहीं जितवा पाते थे, तो मनमोहन सिंह फिर देवे गौड़ा ये कमजोर प्रधानमंत्री थे, तो उस समय तो राष्ट्रपति ने सक्रियता का प्रयोग किया। इसे राष्ट्रपति की शक्तियां पॉलिटिकल कंडीशन से भी निर्धारित होती हैं जो संविधान में नहीं लिखी गई है। और राष्ट्रपति सत्ता का हस्तांतरण करवाता है। अब इसी बात को थोड़ा एक एक करके देख लें कि वीटो का प्रयोग क्या है। अध्यादेश हमने आपको बता ही दिया है, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है। अब जरा हम संविधान की भाषा में देख लें, संविधान की भाषा में देख लें। और अगर आप ये कहे तो सर ये बताओ, अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह न माने तो क्या करेंगे, तो बच्चों को सीधी सी बात है, तो फिर संविधान का उल्लंघन वो करेगा। और क्योंकि मंत्रिपरिषद फिर त्याग पत्र देगा तो कौन सी सरकार बना पाएगा। और दूसरी बात है कि संसद के द्वारा उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो चाहे तो कर देगा। लेकिन कई बार राष्ट्रपति के सामने बड़ा विवेक होता है। एक बार बड़ा पेचीदा मामला था, राजीव गांधी राष्ट्रपति थे, राम जेठमलानी बड़े प्रसिद्ध वकील, और राम जेठमलानी उच्चतम न्यायालय में चले गए और बोफोर्स का उस समय बड़ा घोटाला हुआ था। राम जेठमलानी ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि उच्चतम न्यायालय हमें आदेश दे, उच्चतम न्यायालय कहे कि हम राजीव गांधी के खिलाफ एक जांच करवाना चाहते हैं। और आप जानते हो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई जांच तभी हो सकती है, मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच होने के लिए राज्यपाल की परमिशन चाहिए, और प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच के लिए राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। और राष्ट्रपति परमिशन दे नहीं रहे थे, इसलिए राम जेठमलानी उच्चतम न्यायालय चले गए। उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया। उच्चतम ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये पॉलिटिकल मामला है। इन तरह सोच के देखो, प्रधानमंत्री पर ही सीबीआई इंक्वायरी आ जाए, वो प्रधानमंत्री जो खुद अपने पद पर है। सीबीआई का तो मालिक ही प्रधानमंत्री है। तो ये बड़ा पेचीदा मसला था। तो राष्ट्रपति के पास इतना विवेक तो होता है कि वो ना कह दे। लेकिन अब इसी बात को थोड़ा सा संवैधानिक रूप में देख ले। अब संविधान की भाषा में देख ले। संविधान की भाषा में देखें तो राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां। अब विधायी शक्तियों में जानते हो दोस्तों, हमने बता भी दिया है, सत्र आहूत करना, दोनों सत्र को आहूत करना, ये विधायी शक्तियां हैं। लोकसभा का विघटन, ये विधायी शक्तियां हैं। क्योंकि आपको याद होगा राज्यसभा का विघटन तो होता नहीं, सत्र को आहूत करना, लोकसभा का विघटन, संयुक्त सत्र को आमंत्रित करना। संयुक्त सत्र आहूत करना। और फिर विधायी शक्तियों में क्या है, वर्ष के पहले और नवनिर्वाचित लोकसभा के गठन के बाद संयुक्त सत्र को संबोधित करना। संयुक्त सत्र को संबोधित करना। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। और उसके अलावा ये दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को संबोधित करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। और उसके अलावा आप देखोगे तो राष्ट्रपति और कई विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे
अनेक रिपोर्ट को सदन के पटल पर लिखवाना, रिपोर्ट सदन के पटल पर रखवाना। किसके रिपोर्ट? आप देखोगे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी, ये राष्ट्रपति सदन के समक्ष रखवाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट रखवाना। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सारी रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति सदन के समक्ष रखवाता है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कई है? अध्यादेश जारी करना, आपको याद होगा अध्यादेश जारी करने में हमने लिख रखा है यानी विधायी शक्ति है। दोस्तों, जब मैं विधायी शक्ति की बात कर रहा हूं तो कार्यपालिक शक्ति नहीं, क्लियर कट होना चाहिए मामला। और विधायी शक्ति इसलिए है कि दोस्तों ये तो संसदीय शासन खास बात है, राष्ट्रपति भी संसद का भाग है, राष्ट्रपति भी संसद का भाग है, सदस्य नहीं, राष्ट्रपति संसद का भाग है। इसका मतलब है विधायी शक्ति उसके पास होगी होगी। उसके बाद अध्यादेश जारी करना, फिर वीटो भी करना। वीटो का प्रयोग, ये भी अपने आप में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। सत्र को बुलाना, आहूत करना, संयुक्त अधिवेशन, इन रिपोर्ट को अपने पटल पर रखना, वीटो का प्रयोग करना, ये सब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। यह कई बार कहा जाता है अभिभाषण देना, ये संयुक्त सत्र को संबोधित करने को कहा भी जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण करना, किसी विधेयक पर विचार के लिए सदन को संदेश भेजना, सारी शक्तियां, सब सारी विधायी शक्तियां तो राष्ट्रपति के हाथ में है, जिनका व्यवहारिक प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। इसमें जो बात आपको बताना है वीटो, बाकी अध्यादेश हमने बता लिया है, ये तो फैक्ट है। अब जरा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में जरा वीटो की शक्ति देखिए बच्चों। अच्छा, वीटो का सामान्य मतलब होता है ना कह देना, मना कर देना। आप कहते हैं ना कि हमारी बात को वीटो कर दिया। अब मना करने कई तरीके हो सकते हैं। और बात ये पूछोगे बच्चों कि अगर आप कहोगे सर संविधान में कहाँ लिखा गया वीटो, उत्तर है संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। फिर आप पूछो किसी विधि में लिखा गया है, उत्तर है वो भी नहीं लिखा गया है। वीटो एक लोकप्रिय शब्द है, न तो संयुक्त राष्ट्र संघ में लिखा गया है और न ही लिखा गया है किसी, न तो संयुक्त राष्ट्र संघ में लिखा गया है और न कहीं संविधान में, न कहीं संसदीय विधि में, एक लोकप्रिय शब्द है, इसलिए वीटो। तो अब जरा देख लें दोस्तों कि वीटो का मतलब क्या होता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, तो ये लोकप्रिय शब्द है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? बच्चों बस इतनी बात याद दिला दे कि आपने अब संसद को आपने पढ़ा है, अब संसद के बाद थोड़ा सा और आगे कनेक्ट करेंगे। कुछ हमने संसद पढ़ के छोड़ दिया था और संसद तक हमने इतनी बात आपको बता रखी थी कि देखो दोनों सदनों ने, जब दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित हो जाए, जब दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित हो जाएगा तब इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर कोई विधेयक कब बना है इसके जांच करने का एक ही तरीका है, उस विधेयक पर प्रेसिडेंट ने किस दिन साइन किया। अगर आपको पता करना हो सर ये बताओ किसी विधेयक बनने की ईयर क्या है, डेट क्या है, तो मैं कहूँगा भाई देखो विधेयक में साइन कब हुआ है प्रेसिडेंट का। आप कहोगे कि क्या प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से विधेयक लग जाएगा, लागू हो जाएगा, तो मैं कहूँगा नहीं, उसके लिए भारत सरकार का राजपत्र में उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, नोटिफाइड होना चाहिए कि भाई अब ये नाउ इट कम इनटू फोर्स, ये तो लागू हो गया। तो दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होना चाहिए, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। अब दूसरी बात है, अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि राष्ट्रपति के पास विकल्प क्या है। हस्ताक्षर करेगा तो कितने दिन में करेगा, ये नहीं लिखा गया है। और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, ये बात है अनुच्छेद 111 में।
अनुच्छेद 111 में कहा गया राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, कितने दिन में करेगा नहीं कहा गया है। हस्ताक्षर का मतलब है क्या भेज भी देगा, ये भी नहीं कहा गया है। अब अनुच्छेद 311 में क्या बात लिखी गई, समय सीमा तो नहीं दी गई है। तो कहा गया राष्ट्रपति विकल्प क्या है, अनुमति देगा यानी हस्ताक्षर करेगा, विल गिव, शैल गिव एसेंट, अनुमति देगा, विथ होल्डिंग द एसेंट, अनुमति नहीं देगा, तीसरा पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। ये राष्ट्रपति के पास के विकल्प है। अब आप देखो सामान्यतः तो 99% कंडीशन में राष्ट्रपति पहले विकल्प का प्रयोग करता है, क्योंकि दोस्तों बड़ा लॉजिकल बात है, विधि का निर्माण कौन कर रही है, विधायिका। विधेयक को आगे कौन बढ़ा रहा है, ये भी विधायिका है। विधि का निर्माण कर रही है विधायिका, विधेयक को आगे बढ़ा रहा है विधायिका। तो सवाल ये है कि राष्ट्रपति अपने ही द्वारा निर्मित विधेयक पे साइन क्यों नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति स्वाभाविक रूप में अनुमति तो देगा ही, और क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह के लिए कौन है, मंत्रिपरिषद। विधेयक आगे कौन बढ़ाता है, मंत्रिपरिषद, तो हमने देख ही लिया है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल तो बहुत पास हो नहीं पाते। तो दोस्तों हर जगह आपको थोड़ा सा मेंस में क्या होता है कि हमें इंटरलिंक करके चलना पड़ता है। पीटीएम क्या हमने देख लिया। तो अनुमति देगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सवाल है अनुमति कितने समय में देगा, ये तो नहीं लिखा गया है। और हुआ क्या, इसलिए हुआ क्या, राष्ट्रपति जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों भारत के पहले से राष्ट्रपति थे, जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, ज्ञानी का मतलब होता है सिख धर्म में, जैसे आप सिख धर्म में गुरुद्वारे पे जो गाने बजाने वाले लोग होते हैं उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। प्रार्थना करने, अरदास, पंजाबी भाषा में से अरदास कहते हैं। अगर जैल सिंह के पहले आप देखेंगे जितने राष्ट्रपति थे भारत बड़े पढ़े लिखे थे। अब ज्ञानी का मतलब है जैल सिंह फॉर्मली, लोकतंत्र में कोई बड़ी बात नहीं होती कि ऐसा थोड़े जो राष्ट्रपति बनेगा स्नातक होगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड अलग था। अदरवाइज दोस्तों हमारे यहाँ तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी योग्यता है 35 साल के हो गए और हर व्यक्ति बराबर है। तो दोस्तों इसलिए कवि ने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। प्रेम का मतलब ज्ञान, अरे वास्तविक ज्ञान दोस्तों प्रेम ही तो है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े डिग्री लिए हो तभी आप बड़े ज्ञानी हो। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, कबीर, तुलसी, नानक, ये सब किसी यूनिवर्सिटी में गए ही नहीं थे, क्या ग्रंथ लिख दिया। तो ये कहना कि केवल विश्वविद्यालय की डिग्री लेना पढ़ाई है, ये सच बात नहीं है। हाँ, उस डिग्री के मामले में ज्ञानी जैल सिंह कमजोर थे। तो मैंने फिर ये बात कह दी कि हमारे लोकतंत्र में खास बात यही, हर व्यक्ति का महत्व एक जैसा है। संपत्तिशाली हो, गरीब हो, डिग्री धारक हो, डिग्री धारक ना हो, मानव है, समझदार होगा ही होगा, गरिमा होगी, विवेक वाला होगा। तो अब ये कर दिया, तो अनुमति देगा कितने में बात नहीं बनी। और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, ये था डाकघर संशोधन विधेयक। डाकघर संशोधन विधेयक 1987 का मसला था, इसको रोक लिया। रोक लिया का मतलब है न तो हस्ताक्षर किया न वापस किया। अच्छा, ये भी बात बता दें दोस्तों, कई बार जब हम कहते हैं संशोधन विधेयक तो हमें लगता है कि संशोधन में संविधान संशोधन नहीं। फिर आपको बता दें दोस्तों, संविधान संशोधन अलग होता है, सामान्य विधि में भी संशोधन होता है। और जब मैं यहाँ संशोधन की बात कर रहा हूँ तो वो सामान्य विधि का संशोधन है, वो सामान्य विधि का संशोधन है, संविधान में संशोधन नहीं। हमारे यहाँ विधि 2 प्रकार की है, तो संविधान की संवैधानिक विधि तो आर्टिकल में लिखी गई, आर्टिकल 111 क्या है, संवैधानिक विधि है। 74 संवैधानिक विधि है।
और हमारे यहाँ पता चला कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संसदीय विधि है। संसदीय विधि में भी तो संशोधन हो सकता है। आईटी एक्ट संसदीय विधि है। ये सामान्य विधि थी, क्योंकि बच्चों आप याद रखना, अगर आपको पहले याद होगा, संविधान संशोधन विधि पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करता। और जब राष्ट्रपति ने कहा ना हाँ ना, और एक बात याद रखो दोस्तों, कई बार जीवन में हाँ ना में जवाब देना बड़ी अच्छी बात नहीं होती, मौन हो जाते हैं। कई बार ये भी होता है, कई बार तो किसी बात का जवाब हाँ या ना में देना संभव ही नहीं होता। गौतम बुद्ध बड़े ही विद्वान थे, बड़े प्रभु ही थे, तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। बड़े सारे उनके पास ज्ञानी आते थे सवाल पूछने कि बुद्ध जी बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो मुस्कुरा देते थे। उनको लगता था ये मूर्खता की बात कर रहा है, तो आप किसी को मूर्ख कह दोगे ये ठीक नहीं है, इसे मुस्कुरा के निकल जाते थे। कहा यार, तो हर सवाल का जवाब देना कई बार जरूर नहीं होता। किसी को मूर्ख कह देना तो बहुत लोगों को तो उससे ज्यादा मूर्खता हो जाएगी। इसी प्रकार से राष्ट्रपति ने हाँ कहा ना कहा, इसको कहा गया पॉकेट वीटो। इसको लोकप्रिय भाषा में कहा जाता है पॉकेट या जेबी वीटो। अब दोस्तों, वीटो का मतलब है विधि न बनने देना, विधि को ना कह देना। अभी इनडायरेक्टली ना है। अरे कई बार दोस्तों कोई हमसे कह रहा है 100 रुपए दोगे, हम चुप हो गए, तो हाँ भी नहीं कर रहा, ना भी कर रहा। कई बार तो लोग एक दूसरे के साथ प्रस्ताव लेकर जाते हैं। कई बार हम प्रस्ताव लेके जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये कह दिया जाता है, किसी से हमने बोला, उसे कह दिया हाँ या ना, मौन हो गया, मुस्कुरा दिया, क्या मतलब समझा गया। तो ये अपने आप में यहाँ एक बड़ा रोचक तथ्य है कि इस पे कुछ कहा ही नहीं। पॉकेट नहीं, पॉकेट का मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने पॉकेट में रख लिया, दोस्तों उपमात्मक मतलब है। इसलिए कई पर शाब्दिक मतलब नहीं, उसकी उपमा समझिए। और शायर हुआ, फिल्म निर्माता, वो तो उपमात्मक भाषा में बोलते हैं कि अमृत जैसे बरसात हो रही है, तो अरे बरसात हो रही है, अमृत नहीं हो रहा है। तो पॉकेट वीटो का मतलब नहीं कि राष्ट्रपति के पास इतना बड़ा पॉकेट है उसी में रख लेना। पॉकेट वीटो का मतलब है उस पर कुछ कार्यवाही न करना। और आप जानते हो, राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो विधेयक नहीं बनेगा। तो विधेयक बनने से मना ही तो कर दिया, कहा नहीं, इसलिए इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। तो आप पूछोगे सर इसमें ऐसा क्या था जो राष्ट्रपति ने मना कर दिया। दोस्तों तो बड़ी कहानी है, हकीकत की बात है। देखो, अमृतपाल अभी पूरी कहानी, पंजाब में 1980 का दशक था, संत भिंडर वाला। तो अरे भिंडर वाले का शिष्य अमृतपाल सोचता है कि मैं भिंडर वाला बन जाऊं। तो भिंडर वाला था, उसने कहा कि भाई मैं तो भगवान का अवतार हूँ, मैं सिख धर्म के आगे बढ़ाने आया हूँ, युवा भ्रष्ट हो रहे हैं, सिख धर्म का पालन करें। तो भिंडर वाले बड़े ताकतवर बनता गया। और कहीं न कहीं हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की राइवलरी होती है। अकाली दल पंजाब में काम करती है, अकाली दल और कांग्रेस के बीच लड़ाई थी। इंदिरा गांधी ने सोचा भिंडर वाले को आगे बढ़ाकर अकाली दल को पीछे कर दिया जाए। तो दोस्तों इसीलिए कहा भी जाता है, भस्मासुर, आपने नाम सुना होगा। भिंडर वाले इतना पावरफुल हो गया कि वो इंदिरा गांधी के लिए सरदर्द हो गया, और बढ़ाया था उसको इंदिरा गांधी ने। अब भिंडर वाले ने क्या किया कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया, और बाद में पता चला उसका पाकिस्तान के साथ कोई संबंध है, आईएसआई इसको सपोर्ट कर रही है भारत में अलगाववाद फैलाने के लिए। तो सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, ये बड़ा कुख्यात रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार। और सेना ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, उस समय सिख धर्म की सबसे बड़ी मंदिर कह लो, गुरुद्वारा का गोल्डन टेम्पल अमृतसर में फौजी जूता पहन के निकल चले गए, और गोलीबारी हुई, भिंडर वाले मारा गया। उसी के बाद देश में बड़ी हिंसा हुई, और उसी का बदला लेने के लिए कि गोल्डन टेम्पल में सेना क्यों घुसी, भिंडर वाले मारा क्यों गया, इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड ने इंदिरा गांधी को ही मार दिया। वो सिख समुदाय के व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी को मैसेज आईबी ने दे दिया था कि आप मैडम अपने सुरक्षा गार्ड को हटाइए, नहीं तो ये मार देंगे आपको। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा नहीं नहीं भाई, मैं धर्म के आधार पर किसी के खिलाफ कैसे हटा सकती हूँ। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। इंदिरा गांधी ने मना किया, और परिणाम ये हुआ कि भिंडर वाले के
बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिख विरोधी दंगा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था दोस्त। सांप्रदायिक दंगे तो भारत में अब देखो केवल राजनीतिक कारणों से होते हैं, धर्म का तो उसमें कोई लेन देना ही नहीं है। तो बड़ा सिख विरोधी दंगा हुआ, उसी के बाद से बड़ा मामला रंगनाथ मिश्रा कमीशन बैठी दंगे की जांच के लिए। तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, यही सब कमीशन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट बैठी थी तो इसकी रिपोर्ट मांग रहा था। राष्ट्रपति ने कहा भाई दिखा दो रिपोर्ट क्या है। और उस समय राष्ट्रपति जेल सिंह थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वो जेल सिंह जिनको प्रधानमंत्री बनाए थे इंदिरा गांधी ने, जेल सिंह इंदिरा गांधी को इतना मानते थे कि जेल सिंह ने तो ये कहा था कि इंदिरा गांधी कह दे मैं झाड़ू लगाने को तैयार हूँ। उस जेल सिंह और राजीव गांधी के बीच विवाद हुआ और इस पोस्टल अमेंडमेंट बिल में ये था कि राजीव गांधी ने कहा था कि हम किसी का टेलीफोन टेप कर लेंगे, किसी का पत्र खोल लेंगे, क्योंकि देश में सुरक्षा बढ़ाए रखने के लिए कुछ ऐसा राजीव गांधी करना चाहते थे। जेल सिंह ने कहा नहीं नहीं ये तो अधिकारों पर हमला है। तो बात हैरानी करने वाली है दोस्तों कि लोकसभा में राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें थी और राजीव गांधी जेल सिंह दोनों कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। इसके बावजूद दोनों में झगड़े हो गए। ये बड़ा हिस्टोरिकल मामला था। और उसके बाद तो जेल सिंह पर नाराज हो गए थे और जेल सिंह क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में कुछ ऐसी परंपराएं भी चलती है। परंपरा मतलब लिखा नहीं बच्चों से, लिखा गया परंपरा नहीं होती। बात ध्यान रखने की परंपरा ये है कि राष्ट्रपति कहीं विदेश यात्रा से आ रहा है, प्रधानमंत्री जाके उसका अगवानी करेगा। हफ्ते 10 दिन में एक बार राष्ट्रपति भवन जाके चाय कॉफी पी लेगा, हालचाल पूछ लेगा बड़े बड़े से। राजीव गांधी ने तो राष्ट्रपति से मिलना ही छोड़ दिया था। राजीव गांधी राष्ट्रपति से मिलने गए ही नहीं और इसलिए ज्ञान जेल सिंह बड़े नाराज हो गए। और हुआ क्या कि जेल सिंह सोचते थे कि थोड़ा हम भारत की यात्रा कर लें। आप याद रखो दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति हिल नहीं सकता, इसलिए देखो संवैधानिक प्रधान होता है। अगर राष्ट्रपति को कहीं घरेलू दौरा करना है तो गृह मंत्रालय से परमिशन चाहिए। तो जब राष्ट्रपति कहीं जाना चाहते थे गृह मंत्रालय लिख के भेज देता था सुरक्षा कंडीशन ठीक नहीं है। राष्ट्रपति विदेश जाना चाहते थे, लिख के दिया सुरक्षा कंडीशन ठीक नहीं है। सारा अरेंजमेंट तो सरकार को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करवाना है। तो राष्ट्रपति बड़े नाराज हो गए थे और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में चिट्ठी लिखी कि हमें तो लगता है कि राजीव गांधी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और हम बर्खास्त करने का मन बना रहे हैं। तो बड़ा मामला था। आप सोचिए जिसके लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें हो, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर दे। भारत में पहली बार ऐसा आशंका हो रही थी। इसलिए बच्चों को लोकतंत्र में असहमति होना, मतभेद होना ये सामान्य बात है, लेकिन वो संविधान के संकट में बदल जाए तभी हैरानी की बात है। तभी हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया था। तो राष्ट्रपति यही डाकर संशोधन विधेयक था जिसे जेल सिंह ने ना हाँ कहा ना कहा। भाई उसका मतलब क्यों क्या हुआ, विधेयक कुछ हो ही नहीं पाया फिर। और एक बार राष्ट्रपति ने होल्ड कर रखा है तो उसको फिर से भी सदन में ले आ सकते हैं। और जब पुनर्विचार के लिए भेजेगा तब तो दोबारा भेज सकते हैं। जब वो पहले ही नहीं भेज रहा है तब दोबारा भेजने का विकल्प भी खत्म हो गया, हाँ ना का विकल्प खत्म हो गया। इससे दिखता है कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ हर बार मंत्रिपरिषद की सलाह माने ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। और ध्यान देने की बात है, राष्ट्रपति है तो दादा, कई बार दादा फॉर्म में आ जाता है। दादा मतलब गांगुली दादा नहीं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ये भी दादा ही है। अच्छा दूसरा मुद्दा, अनुमति नहीं देगा इसका मतलब विधेयक खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ये क्या है, ये तो है निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो इसे कहते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है कोई किंतु परंतु नहीं, खत्म कर दिया। मतलब एब्सोल्युटली कोई संकोच नहीं, रत्ती भर भी कोई कहे कि यहाँ चलोगे, मैं नो नो मैं खत्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि राष्ट्रपति नो क्यों कहेगा। और राष्ट्रपति नो कहेगा तो आप जानते हो फिर आपको याद दिला दें, अरे भाई संसदीय शासन में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। मंत्रिपरिषद ही विधेयक ला रही है तो राष्ट्रपति से नो क्यों कह देगा। राष्ट्रपति नो कहेगा क्यों। इसके लिए फिर सवाल ही आया, फिर सवाल आया कि राष्ट्रपति नो इसलिए कहेगा,
राष्ट्रपति नो इसलिए कहेगा क्योंकि राष्ट्रपति नो इसलिए कह देगा क्योंकि राष्ट्रपति को ये पता है, राष्ट्रपति को ये मालूम है कि विधेयक ठीक नहीं है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति नो कह दे मंत्रिपरिषद की सलाह से। अभी बात देखने बड़ी अजीब सी लगती है, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति नो कैसे कह देगा, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है। तो पहली बार निरपेक्ष वीटो का प्रयोग हुआ था पेप्सू विनियोजन विधेयक में। पेप्सू विनियोजन विधेयक में पहली बार निरपेक्ष वीटो का प्रयोग हुआ था। ये पहला एग्जाम्पल था। जानते हो जो चीज पहली बार हो थोड़ा सा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, पीटी के लिए, मेंस के लिए तो इंफॉर्मेशन का महत्व नहीं होता। अब देखो पेप्सू, पेप्सू ये राज्य का नाम था, पीई पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन पहले राज्य था। 1956 में जैसे राज्य का पुनर्गठन हुआ तब से मामला खत्म हो गया। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू। अब सवाल ये है, पेप्सू का मामला था, लेकिन पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन पेप्सू में हुआ क्या? आप जानते हो कि पेप्सू पहले राज्य था, अब नहीं है। पेप्सू में हुआ क्या कि वहां 356 लग गया, अनुच्छेद 356। जहां अनुच्छेद 356 लगता है वहां राज्य विधानसभा भंग हो जाती है, और जहां राज्य विधानसभा भंग हो जाएगी वहां का बजट संसद पारित करती है। अगर आपने याद देखा होगा इस बार संसद में जम्मू कश्मीर राज्य का बजट भी संसद ने पारित किया, क्योंकि वहां विधानसभा भी नहीं रह चली है। अब तो राज्य नहीं रहा, यूटी है, केंद्र शासित क्षेत्र है, तो उसका क्योंकि विधानसभा भंग है तो बजट संसद पारित करेगी। वैसे ही पेप्सू में क्या था, 356 लगा था तो बजट पारित कर दिया संसद ने। लेकिन जैसे राष्ट्रपति के पास ये अनुमति के लिए गया, राष्ट्रपति उस पर ना कह दिया। क्यों ना कह दिया? क्योंकि जब राष्ट्रपति के पास ये विधेयक हस्ताक्षर के लिए गया था उससे एक दिन पहले वहां से राष्ट्रपति शासन हट गया। जब पेप्सू में राष्ट्रपति शासन रहा ही नहीं तब उस पर हस्ताक्षर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, तब उस पर हस्ताक्षर वो नहीं कर सकता, इसलिए ना कहा था। और कई बार आप देखोगे राष्ट्रपति ना कह भी सकता है मंत्रिपरिषद के ही सलाह से। अगर मंत्रिपरिषद के सलाह से ना कहे तो कोई खास बात नहीं है। हाँ, मंत्रिपरिषद के बिना ना कह दे तब तो इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद खिलाफ काम किया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बजाय अपने विवेक का प्रयोग कर ले, खिलाफ काम करे, थोड़ी आपत्तिजनक बात तो ही है। और मामला खास क्यों बन जाता है? ये मामला खास क्यों बन जाता है? ये मामला अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा? क्योंकि ध्यान में रखने की बात है, जब राष्ट्रपति रिजेक्ट करेगा किसी विधेयक को तो ऐसा भी हो सकता है मंत्रिपरिषद सलाह दे दे। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, जिस डाल पे हम बैठे उसी को काटेंगे। क्योंकि मंत्रिपरिषद सलाह देती है, विधि की दूसरे के साथ विधि बनेगा, और मंत्रिपरिषद विधि बनाकर फिर राष्ट्रपति को कह देगा आप इसको रद्द कर दीजिए। ये तो बात ठीक ऐसी हुई जैसे हम खरीद के लाए गोलगप्पे और हमने खाने की वजह से उसको फेंक दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों, मान लो कभी मोदी सरकार है, अब 2024 कोई और सरकार आ जाए, अब मोदी ने किसी विधेयक को भेजा राष्ट्रपति के पास, द्रौपदी मुर्मू के पास पड़ा हुआ है, और तब तक अगली मंत्रिपरिषद आ गई, उन्होंने कहा महोदय इसको रिजेक्ट कर दीजिए, तो भी निरपेक्ष वीटो का प्रयोग हो सकता है, जो होता कम है। क्योंकि पहली बार दोस्तों याद रखो, पहली बार वीटो का प्रयोग ही हुआ था पेप्सू में, सॉरी पॉकेट वीटो में, उसके पहले वीटो का प्रयोग था ही नहीं। और जब आप कहोगे तीसरा वीटो, तीसरा क्या है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर पुनर्विचार करे तब क्या होगा? निलंबनकारी वीटो। सस्पेंसिव वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार से मना कर दे या पुनर्विचार के लिए भेज दे, सस्पेंशन, इसका मतलब किसी विधेयक को हमने बनने से सस्पेंड कर दिया, रोक तो दिया। क्यों, कैसे सस्पेंड कर दिया? अरे भाई एक बार हमने कह दिया पुनर्विचार करो, दोबारा
दोबारा संसद पुनर्विचार करेगी, फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगी, उसमें समय तो लग गया, समय तो लग गया। ये तो कहा जाता है कि दोबारा राष्ट्रपति को साइन कर देना चाहिए, करता है। अब आप कहोगे सर नहीं करेगा तो देखो दोस्तों, विवाद तो हर जगह पैदा किया जा सकता है। जैसे 2006 में लाभ पद संबंधी अधिनियम, आपको याद होगा, कलाम साहब राष्ट्रपति थे। लाभ पद संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए भेजा गया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया था, लेकिन संसद ने कहा भाई फिर से हमने विचार करके भेज दिया, इस पर हस्ताक्षर करो। तब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था, यह 3 प्रकार का वीटो, निलंबनकारी, निरपेक्ष और पॉकेट, ये संविधान में हमारे 3 प्रकार के वीटो हैं। राष्ट्रपति की बाकी शक्तियां दोस्तों कल। आज के लिए